नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में चुनाव का ऐलान करने के लिए अब मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार पहुंच रहे हैं। कल और परसों 2 दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बाकी साथी जो हैं वो रहेंगे बिहार में। कल पटना में तमाम राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है। हालांकि इसमें मौजूदा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की लोजपा को नहीं बुलाया गया है और साथ ही मुकेश सहनी की वीआईपी को भी नहीं बुलाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम उसको भी नहीं, इस पार्टी को भी बैठक में नहीं बुलाया गया है। चुनाव आयोग की इस बैठक से सियासी हलचल पहले ही तेज हो चुकी थी और अब छोटे दलों को बाहर रखने के पीछे क्या कारण है, क्या मकसद है या क्या इसमें बीजेपी का कोई खेल है, ये अनुमान लगते ही हलचल से ज्यादा विवाद और झगड़े खड़े होने के आसार दिख रहे हैं। बिहार में वैसे भी बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। कम से कम 2 सर्वे तो यही बता रहे हैं। दोनों सर्वे में यह बात सामने आई है कि आज की तारीख में चुनाव अगर हो जाए बिहार में तो सरकार महागठबंधन की बन जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार और घबरा रहे हैं और आज उन्होंने 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 2,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। सभी लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेज दी गई है। नीतीश कुमार ने इस दौरान महिला लाभार्थियों को संबोधित करते हुए चुनाव में विशेष ध्यान रखने की अपील की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले महिलाओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने खुलकर कहा कि चुनाव आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जरा सुन लीजिए नीतीश बाबू की ये बाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। हम लोगों ने कह दिया कि अपने फायदा है, कुछ नहीं करना, यही करिए जो पहले से किए हुए हैं उसी में, तो इसीलिए हो रहा। और आप जानते हैं केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है। तो आप सब महिलाओं को भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना महिलाओं को किया, एक तरह से काम किया, लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसीलिए हमको तो लगता है कि इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा चुनाव में और उसको भी हो जाना चाहिए सभी को का बढ़िया से। और उसके बाद आप ध्यान लीजिए कि बिहार जो होगा ना वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा और वो होगा बहुत आगे। सब के लिए हम लोग ध्यान और देते हुए सब वो बहुत अच्छा होगा। यही हम आपको कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। तो चुनाव आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये सीधे सीधे महिला वोटर्स को रिश्वत देने का तरीका दिख रहा है। वैसे अनुमान है कि 6 तारीख तक चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर देगा। इसीलिए आज नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए और साथ ही अंतिम कैबिनेट बैठक भी ले ली। चुनाव को देखते हुए इनमें 129 एजेंडों पर मुहर लगी है इस बैठक में, जिसमें सभी तबकों को लुभाने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कर्मचारियों का कैबिनेट में 3% डीए बढ़ा दिया है और वहीं स्कूली छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी कर दी गई है। नीतीश कुमार ने बेरोजगारों को हर महीने 1,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये सारे फैसले चुनाव से पहले की तैयारियों को देखते हुए ही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या इतना खजाना खोलने के बाद क्या जनता फिर से नीतीश पर भरोसा दिखाएगी? क्योंकि सर्वे में तो यही बात सामने आई है कि चाहे वोट चोरी का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो या महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला हो, नीतीश पर और बीजेपी पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। आज ही परबत्ता से जो जेडीयू विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, वो आरजेडी में चले गए और यह भी एंटी इनकम्बेंसी को दिखाता है। वहीं कल मोदी बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद करने वाले हैं। इसमें अगर मोदी कोई नई घोषणा करें तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के पहले बीजेपी और जेडीयू सारी घोषणाएं कर अपनी हसरत पूरी कर लें। फिलहाल माहौल ऐसा ही बना हुआ है। उधर बीजेपी के लोग अब अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये लाइन बहुत ही केयरफुली सुनिए कि बीजेपी के लोग अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
दरअसल राहुल गांधी आप जानते हैं कि लैटिन अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, और उस दौरे पर हैं और वहां सबसे पहले कोलंबिया पहुंचे राहुल गांधी। कोलंबिया में उनके भाषणों के क्लिप काट काट कर निकाल कर आपने कल हम लोगों ने चर्चा की थी इसी कार्यक्रम में, इससे पहले भी, और चर्चा में बात यही आई कि राहुल गांधी का जो भाषण है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वो भाषण बहुत ही शानदार है, एकेडमिक लेवल का भाषण है। और उस भाषण के क्लिप को हमने भी कहा था कि कम से कम कांग्रेस के लोगों को उसका हिंदी रूपांतरण करके और उसको प्रचारित करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारा नेता इतना शानदार भाषण देता है। कांग्रेस के लोग हमेशा की तरह सोए रहे, कल दशहरा मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों ने यह काम करना शुरू कर दिया, राहुल गांधी का प्रचार करना शुरू कर दिया। हम लिख भी रहे हैं कि राहुल के प्रचार में लगी हुई है बीजेपी। दरअसल कर क्या रही है बीजेपी? राहुल गांधी के भाषणों के क्लिप निकाल कर बीजेपी राहुल गांधी के प्रचार में लगी है। राहुल के भाषण कांग्रेसियों ने जितने शेयर नहीं किए उससे ज्यादा बीजेपी के लोग शेयर कर रहे हैं। इसमें मकसद राहुल की आलोचना रहता है, आप जानते हैं। राहुल की तारीफ करने के लिए तो यह काम नहीं हो रहा है, लेकिन राहुल की आलोचना करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन असल में वो राहुल गांधी की बात आम जनता तक, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे क्लिप राहुल गांधी के अपने ढंग से थोड़ा उसको डॉक्टर्ड वीडियो, आप जानते हैं ये नाम आपने सुना होगा जब जेएनयू में कन्हैया कुमार और उनके साथियों को टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में घोषित किया गया था, वो भी डॉक्टर्ड वीडियो था। डॉक्टर्ड वीडियो ये होता है कि आप कह कुछ और रहे हैं, वीडियो में कुछ और होता है ओरिजिनल वीडियो में, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजों को आजकल एआई के जरिए, कुछ अपने हथकंडों के जरिए जोड़ा जाता है और उसके बाद उसको पब्लिक किया जाता है। ऐसा कर राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जब जमाना सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया इतना सशक्त हो चुका है, यहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, तो फिर आप कितना भी डॉक्टर लेके आइए, ओरिजिनल चीजें सामने आ जाती हैं। और वही ओरिजिनल चीजें जब राहुल गांधी के सामने आती हैं तो बीजेपी को परेशानी होती है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी का प्रचार आखिर बीजेपी क्यों कर रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। कल राहुल गांधी के भाषण को आपने सुना था, राहुल गांधी के भाषण को आपने और खासकर जो उन्होंने सवालों का जवाब दिया, ये सब आपने सुना। आज बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर से राहुल गांधी को नीचा दिखाने, उनके भाषण के जरिए ये बताने की कोशिश कि विदेश में जाकर उन्होंने राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, ये सब कुछ बताने समझाने की कोशिश जनता से कर रहे थे, मगर वो उसमें सफल कितना होते हैं ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या बिहार से इस बार पलटने वाला है खेल। आचार संहिता से पहले क्यों घबराते दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, क्यों प्रचार में लगी हुई है बीजेपी और कैसे पलट रहा है बिहार का खेल, इन सब पे चर्चा करेंगे। और तीसरी तरफ एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसकी गति पर क्या ब्रेक लगने वाला है। और एक ब्रेक तो लग चुका है क्योंकि फाइनल लिस्ट आ चुकी है, लेकिन इस पर पूर्ण विराम तब लग सकता है जब 7 और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला आएगा और फैसला चुनाव आयोग के खिलाफ जाएगा। अगर चुनाव आयोग के पक्ष में चला गया तो कोई ब्रेक नहीं लगने वाला। उससे पहले कल चुनाव आयोग जब पटना पहुंच रहा है तो कुछ दलों को चुनाव आयोग ने नहीं बुलाया, लेकिन कुछ दलों को क्यों बुलाया और बुलाकर मिलने का मकसद क्या है। और कल और परसों के बाद यानी 4 और 5 अक्टूबर के बाद क्या 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव की घोषणा होने जा रही है। और उससे पहले आज नीतीश बाबू ने 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटकर उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने के बाद आखिर क्यों कहा कि चुनाव आ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्या सर्वे उन्होंने देख लिया जिसमें उनकी स्थिति खराब है, नीतीश बाबू तीसरे पोजीशन पे चले गए। इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त अभी 2 साथी हमारे जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप दोनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। पहले अमलेंदु जी आपके पास आता हूं, बिहार से शुरू करें और बिहार चले, लेकिन उससे पहले जरा राहुल गांधी के पास चलते हैं। राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया उसके बाद उन्होंने आज ट्वीट भी किया है और ट्वीट में उन्होंने साफ साफ बताया है कि हमारे देश के जो अच्छे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो विदेशों में भी देखे जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बजाज का नाम लिया, हीरो पुक का नाम लिया और एक उनके शोरूम की बात कही और एक ट्वीट भी किया, ये आपने देखा होगा। लेकिन यहां बीजेपी अगर दुष्प्रचार भी करती है, मैं दुष् शब्द जोड़ दिया, प्रचार नहीं दुष्प्रचार कह रहा हूं,
तब भी क्या यहां आज की तारीख में राहुल गांधी को घाटा हो रहा है या बीजेपी को घाटा हो रहा है? हो रहा है। एक तो जो कांग्रेस है उसके जो कर्ता धर्ता सब हैं, उन लोगों की नालायकी कहिए कि उनकी नालायकी की वजह से जो राहुल गांधी की बात नहीं पहुंच पा रही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की नालायकी ने सब तक पहुंचा दिया कि राहुल गांधी ने क्या कहा और कहाँ कहा। अब बीजेपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और राहुल गांधी पे हमले ताबड़तोड़ शुरू कर दिए, तो फिर लोगों को भी उत्सुकता होने लगी कि भाई आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या है। और राजीव जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, कोई चीज छुपती नहीं है, असली चीजें सामने आ जाती है। अब लोगों ने खोज खोज के शुरू कर दिया कि कहाँ क्या छपा है और कहाँ क्या राहुल गांधी ने कहा है। हम लोगों के यहाँ राजीव जी, मैं समझता हूँ 3 से 4 वीडियो राहुल गांधी के उस कार्यक्रम के बने हुए हैं, जिसको देखना हो वो देख सकता है कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था। और कल तो हम लोगों ने इस पर पूरी विस्तार से लगभग 1.5 घंटे राजीव जी चर्चा की थी कि राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके क्या क्या नेता थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजीव जी लाठी भांजना उसने शुरू की, अब भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं मालूम था कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, जब मालूम ही नहीं था तो जाहिर सी बात है कि अंधेरे में तीर चलाए जा रहे थे, वो चल रहे थे। लेकिन जब लोगों ने खोजना शुरू कर दिया तो सामने आया कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, वो बातें तो वो है कि जो भारत की सरकार को करना चाहिए, और भारत की सरकार को ये कई लाख करोड़ रुपए खर्च करके ये बातें जो थी उसको किसी एजेंसी को देनी चाहिए थी कि उसको समझाए सरकार को। राहुल गांधी ने फ्री में वो सारी बातें समझा दी, और एक तरह से कहा जाए कि 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, वो लक्ष्य कैसे हासिल होगा वो रास्ता राहुल गांधी ने बता दिया। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीजें सामने निकलकर आ ही गई कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो डर्टी ट्रिक लगाती है, वही डर्टी ट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने राजीव जी लगाने की इसमें कोशिश की, लेकिन औंधे मुंह भारतीय जनता पार्टी इसमें मामले में गिरी है। और आज जो राहुल गांधी ने राजीव जी ट्वीट किया है, उस ट्वीट में राहुल गांधी ने साफ तौर पर लिखा है कि हमारी जो देसी कंपनियां हैं वो इनोवेशन के दम पे दुनिया में फैल रही हैं, क्रोनियज्म के जरिए नहीं। यानी राहुल गांधी इस क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के मित्रों को सारे संसाधन जो है सौंपे जा रहे हैं, सारे व्यापार में उनका कब्जा कराया जा रहा है, तो उस क्रोनी कैपिटलिज्म से नहीं, बल्कि जो इनोवेशन है, और जिसकी राजीव जी कल भी मैंने चर्चा की थी कि हमारा पूंजीपति जो इनोवेशन पर ध्यान नहीं देता है, R&D पर ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ ट्रेडिंग करता है। तो प्रधानमंत्री के मित्र तो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो कंपनियां इनोवेशन करती हैं, जो कंपनियां R&D पर खर्च करती हैं राजीव जी, वो पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। और राजीव जी, मैं ट्रेवल ब्लॉग बहुत देखता हूँ, तो मैं देख रहा था कि एक ब्लॉगर है, वो पेरू गए, और पेरू में जो अमेजन नदी है उसके बीच में एकदम बिल्कुल द्वीप है, निर्जन बीचों बीच में जाके उस नदी के, अमेजन के जंगलों के बीच में, और वो सब तरफ से घिरा हुआ है नदी से और जंगलों से, और वहां भी TVS का और बजाज का शोरूम है, ये वो दिखा रहे थे। तो और कोलंबिया का भी एक देखा मैंने कि वहां भी दिखाया गया किस तरीके से बजाज पल्सर कितनी वहां है, और TVS का ऑटो, बजाज का जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, वो किस तरीके से वहां छाया हुआ है। तो राहुल गांधी ने वही अपना बजाज पल्सर के साथ खड़े होकर वो वीडियो फोटो अपना पोस्ट किया, और यही लिखा कि हमारी कंपनियां जो हैं ये अच्छा काम कर रही है इनोवेशन के जरिए। तो राहुल गांधी यही कह रहे थे अपने कोलंबिया में जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें यही कहा कि हमको उत्पादन के क्षेत्र में मतलब प्रतिस्पर्धा करनी है चीन के साथ, और अपनी डेमोक्रेसी को बचाए रखना है। और राजीव जी, मैंने सुबह भी कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हमको डेमोक्रेसी को जीवंत बनाए रखते हुए और सुरक्षित रखते हुए काम करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है, अमित शाह में हिम्मत है, वो ये कह सके कि नहीं, लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है और लोकतंत्र को कुचल के ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर ऐसी हिम्मत है तो राहुल गांधी की काट कीजिए और दावे के साथ कहें नरेंद्र मोदी कि लोकतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है और लोकतंत्र को कुचल के ही हम आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो कहे कि लोकतंत्र को कुचल कर हम आगे बढ़ेंगे, तभी राहुल गांधी की बात की असली काट हो पाएगी। लेकिन राजीव जी, ये हिम्मत जो है ये ना नरेंद्र मोदी में है, ना भारतीय जनता पार्टी में है, ना अमित शाह में है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है डर्टी ट्रिक्स लगा सकते हैं, और इनका जो सोशल मीडिया और जो ट्रोल आर्मी है वो सिर्फ यही काम कर सकती है कि किस तरीके से चीजों को तोड़ा मरोड़ा जाए, किस तरीके से वीडियोस को डॉक्टरेट किया जाए। लेकिन जो असली सवाल उठाए जाते हैं
उन सवालों के जवाब ना नरेंद्र मोदी के पास है और ना उनकी भक्त मंडली के पास है। जी जी, हमारे साथ नेहा शुक्ला जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी की बात हो रही है, राहुल गांधी का प्रचार देश में, राहुल विदेश में, क्या फायदा इससे बीजेपी को? देखिए, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट हैं। एक सीधा सीधा एस्पेक्ट जियो पॉलिटिक्स का और बिजनेस का भारत की, और दूसरा भारत में जो राजनीतिक माहौल है उसका। अब आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा को ये जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। ये मदद जो है वो बीजेपी ने कर दी। अब आप उस पर जो भी कमेंट करें, जो राहुल गांधी का वीडियो जा रहा है वो वीडियो में क्या दिख रहा है कि राहुल गांधी एक अच्छी भाषा में, अंग्रेजी में, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहे हैं, बड़े भविष्य के विषयों के बारे में बोल रहे हैं, और वहाँ के स्थानीय जो एकेडमिशियंस हैं, जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे उनका बातचीत हो रही है। ये काम नरेंद्र मोदी कभी नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी वहाँ पे एनआरआईज के बीच में ही रहते हैं। तो एक संदेश ये जरूर जा रहा है। अब वो उसमें बीजेपी अपना जो भी उसमें कमेंट करती रहे, लेकिन जो वीडियो वो भेज रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो ये वीडियो जाएगा सब जगह पे। हम लोगों ने भी कल दिखाया ही था इसको। दूसरा जो इम्पोर्टेंट, देखिए, राहुल गांधी दो बातें करते हैं अक्सर जब बाहर जाते हैं तो, और भारत में भी। एक, वो प्रोडक्शन इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना, इनोवेशन को करना, नई चीजें लाना, और पैसे से पैसा बनाने की जगह श्रम से पैसा बनाने की बात वो करते हैं, श्रम से और स्किल से। यही प्रोडक्शन इकोनॉमी के उसूल है। और दूसरी वो बात करते हैं बार बार कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ प्रोडक्शन, जिसमें वो चाइना से compete करने की बात करते हैं। ये पश्चिम को ये आइडिया बेचते हैं और उसका बहुत स्वागत होता है पश्चिम में। अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों बातें बड़ी फिट बैठ रही हैं। यहाँ पे वेनेजुएला जो है वो ओपेक का मेंबर है। इस वक्त भारत एक बड़ी ऐतिहासिक एनर्जी क्राइसिस जो कि गुजर रहा है अमेरिका के टैरिफ की वजह से, और जो नॉन टैरिफ जो दादागिरी है अमेरिका की कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, तेल खरीदोगे तो आपके ऊपर 50% जो है वो टैरिफ लगा देंगे। तो भारत को एनर्जी का विकल्प चाहिए। वेनेजुएला ऑयल एक्सप्लोर करता है राजीव जी। वेनेजुएला और ब्राजील और एक दो और कंट्रीज में लैटिन अमेरिका में ONGC पहले से है और वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करती है। भारत के तमाम सारे उद्योगपति वहाँ पे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो मोबाइल कंपनियां हो, चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप हो, ये सब कंपनियां वहाँ ऑलरेडी हैं, टाटा मोटर्स है। तो राहुल गांधी उस रास्ते को खोज रहे हैं कि जो अमेरिका ने भारत के व्यापार को एक उसकी जो भूगोल है उसको तय कर दिया, तो वो नए मार्केट की तलाश भारत को है और राहुल गांधी के जरिए ये काम हो रहा है। आसान होगा, ये पहले से वहां पे मौजूद है कंपनियां। राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पे एक तरीके का ये ऑफिशियल टूर है जहां वो राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, वहाँ पॉलिसी मेकर से मिल रहे हैं, वहाँ इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इस वजह से ये ट्रिप है राहुल गांधी की, और ये बड़ा स्पष्ट संदेश भी है भारत के कॉर्पोरेट को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो वो सिर्फ अडानी के बिजनेस की संभावना तलाशते हैं। और ये कई बार रिसर्च में भी आया, हम लोगों ने भी इसको कहा कि जहां जहां मोदी जाते हैं वहां वहां अडानी का बिजनेस पहुंच जाता है, उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद पहुंच जाता है। ये बड़ा स्पष्ट संदेश है भारत के कॉर्पोरेट को भी। राहुल गांधी का ट्वीट भी हमारी अडानी को हटाकर है, बाकी लोगों को है कि जो भारत के दूसरे कॉर्पोरेट हैं जो ये नफरत के नैरेटिव में नहीं शामिल हैं, जो राजनीतिक नहीं हो गए हैं,
उनके लिए मौका है कि वो नए बिजनेस के मौके तलाशें, राहुल गांधी के थ्रू नए बाजार तलाशें, और ये बड़ा स्पष्ट संदेश। दूसरी बात कि राहुल गांधी की चॉइस बड़ी साफ है, और ये बिजनेस कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि अगर आपके ऊपर राजनीतिक ठप्पा लग गया तो मोदी जी अगले 300 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आगे आने वाली सरकारें, उनकी नीतियां, उनके जो प्राथमिकताएं हैं वो बहुत फर्क होंगी। तो ये बड़े 2-3 बड़े स्पष्ट संदेश है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि वो डेमोक्रेसी, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का बड़ा संघर्ष है डेमोक्रेसी का जी। और उन्होंने जीता है इसको। अभी आप देखिए कि ब्राजील में राहुल गांधी होंगे। ब्राजील के पिछले राष्ट्रपति जिनका नरेंद्र मोदी के साथ बड़ा गहरा संबंध था, बोल्सोनारो, वो जेल में है। जेल में क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर तख्ता पलट करने का आरोप सिद्ध हुआ है। वो तानाशाही लाने का आरोप सिद्ध हुआ है। तो डेमोक्रेसी की लड़ाई उन्होंने जीती है तमाम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने, और इस रास्ते से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो लोकतंत्र और बाजार दोनों को लिंक करके एक नई विदेश नीति की तरफ वो चल पड़े हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी पेरू पहुंच चुके हैं, पेरू जाएंगे, चिली जाएंगे, ब्राजील जाएंगे और कोलंबिया से निकल चुके हैं। तो ये राहुल गांधी की 4 लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा है, और इस यात्रा का पहला पड़ाव कोलंबिया था, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एक शानदार एकेडमिक भाषण दिया। उस भाषण में और उस ऑडियंस में ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो उस यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के छात्र थे, और उसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स थे, और बहुत सारे सवालों का सामना राहुल गांधी ने किया। लेकिन वहां कहीं भी नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, इन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने कल के अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के भाषण में नहीं किया। लेकिन यहां बीजेपी परेशान हो गई, और बीजेपी उनके क्लिप्स को काट काट कर अपने हिसाब से दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए, अच्छा है, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि कम से कम प्रचार तो हो रहा है। कांग्रेस के लोग सोए रहे, कल दशहरा मनाते रहे, लेकिन बीजेपी के लोग कम से कम निकल के आए और राहुल गांधी का प्रचार कर रहे थे। तो इसलिए थैंक यू बीजेपी कहना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि कम से कम बीजेपी के लोगों ने कल दशहरे के दिन राहुल गांधी को लाइमलाइट में लाने की कोशिश तो की। लेकिन इधर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नेहा जी, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, और चर्चा भी हम लोग कुछ खास कर रहे हैं तो मुस्कुराहट होनी भी चाहिए। बिहार भी चलेंगे और बिहार पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन नेहा जी, आपसे भी समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी बाहर जाकर क्यों इतना परेशान करते हैं बीजेपी को? बीजेपी के सारे पूरा तंत्र जो है वो लग जाता है, अभी चुनाव में लगे हैं तो ज्यादा फायदा होगा, अभी राहुल गांधी के पीछे लग गए हैं, क्या कारण है, क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। प्रशांत सर, अमलेंदु जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं तो तड़पना तो जायज है। असल में क्या है कि जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तब उन विषयों पर बातचीत नहीं होती, कॉन्वर्सेशन, बल्कि जिस तरीके से यहाँ पर एक डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, सवालों का उत्तर दिया जाता है, सवाल लिए जाते हैं, जो राहुल गांधी करते हैं वो 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। और इस बार नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज की जो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम अमेरिका के सताए हुए देश हैं। वेनेजुएला हो गया, ब्राजील हो गया, आप पेरू की बात कर रहे हैं, कोलंबिया की बात कर रहे हैं। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं, लगातार इन देशों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इन देशों ने उनके आगे घुटने नहीं टेके। और कहीं ना कहीं जब इन देशों में जाते हैं और वहां की सरकार जो ट्रंप से आमने सामने की टक्कर करती हुई नजर आती है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वहां की जनता का भाव क्या है। ऐसे में राहुल गांधी वहां से शायद वो संदेश दे पा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए नहीं वो मैनेज कर पाए। जैसा कि मैं प्रशांत सर को सुन रही थी कि एलपीजी का, ओएनजी का यहाँ पर जो है ये गढ़ है, या फिर ऐसे देश जो है भारत की ईंधन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री तो ये करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि बिल्कुल खामोशी है।
25% जुर्माने के रूप में रूसी कच्चा तेल खरीद के लिए भारत भुगत रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक भी शब्द, एक भी बयान इस पर नहीं आ सका। भारत क्या इतना कमजोर राष्ट्र है? क्या भारत इन जिन देशों की यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, क्या उस तरह का राष्ट्र भी नहीं है? हम तो दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं, उसके बावजूद सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री अपने ऊपर हो रहे इन हमलों को, व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, लेकिन राष्ट्र पर हो रहे हमलों का जवाब तो कम से कम दे राहुल गांधी। इसीलिए जब विमर्श करते हैं और ये बातें निकलकर कोलंबिया से आती हैं, तो ये बीजेपी के समर्थकों को बहुत परेशान करती है कि शायद जनता, जो ना बीजेपी की अंधभक्त है और ना ही अन्य दलों की अंधभक्त है, वो लोग जो वाकई राष्ट्रहित में अपने विचारों को अपने विवेक पर गढ़ते हैं, वो लोग राहुल से प्रभावित हो रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्रोल मैंने देखा कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं। साफ है कि जो संदेश राहुल वहां से दे पाने में सफल रहे हैं, वो संदेश जो है नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए, और जो एक लोकप्रियता का ग्राफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार गिर रहा है, इसमें एक और बड़ा डेंट राहुल गांधी कोलंबिया से लगा चुके हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ब्राजील जाएंगे राहुल गांधी, तो किस तरह की और जो है बातें निकल कर आएंगी, जो बिहार के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के लिए बिल्कुल सही नहीं होंगी। अजीब जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं। राहुल गांधी चर्चा में अभी बने रहेंगे, पेरू में भी, चिली में भी, ब्राज़ील में भी, कोलंबिया में भी बने रहे। और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की बात राहुल गांधी कर रहे थे। भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और लेकिन हम पिछड़ चुके हैं प्रोडक्शन में। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चीन की है, और चीन से हम जनसंख्या में तो आगे निकल गए, लेकिन प्रोडक्शन में आगे नहीं निकल पा रहे हैं। बैटरी का ज़माना आ गया है। किसी ज़माने में हम स्टीम और कोल पे डिपेंड थे, उसके बाद कैसे पेट्रोलियम पदार्थों पे, उसके बाद कैसे बैटरी, ऑप्टिक्स और एआई पे डिपेंड हो गए हैं। ये सारी चीज़ें राहुल गांधी ने उन स्टूडेंट्स के बीच बातें रखी हैं, लेकिन इन बातों को बीजेपी किस ढंग से यहाँ समझती है ये तो बीजेपी के लोग समझें। लेकिन यहाँ पर कैसे राजनीति आगे बढ़ रही है, इसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं। हम बिहार चलते हैं ज़रा जल्दी से। प्रशांत जी, एक बार आपके पास आना चाहता हूँ। बिहार चलें, और बिहार में आज नीतीश बाबू फिर से 25 लाख महिलाओं को उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए। बहुत अच्छी बात है, महिलाएं भी गदगद हैं, और बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। बहुत महिलाएं कह रही हैं कि ये शायद हर महीने देंगे, अब तो वोट इन्हीं को जाके देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है नीतीश बाबू को कि ख्याल रखिएगा, चुनाव का समय आ गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी सुन लिए उनके भाषण को। और चुनाव आयोग वहां पहुंच गया है, कल पहुंच रहा है। कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, तब जबकि भी पिछले दिनों से लगातार जैसे ही वहां पर पहली लिस्ट आई है, ड्राफ्ट सूची नहीं बल्कि अब फाइनल सूची आ चुकी है मतदाताओं की, और उसमें नाम काट दिए गए, पहले से ज़्यादा नाम कट गए, लगभग 69 लाख नाम कट चुके हैं। ये सारी चीज़ें सामने हैं। इन सब के बीच इस चुनाव को, नीतीश बाबू के गिड़गिड़ाने को, नरेंद्र मोदी के वर्चुअली भाषण देने को, इस वक्त पैसे बांटने को कैसे देखा जाए प्रशांत जी? अनम्यूट कीजिए। पहली बात की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे ये घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट नहीं है। तो ये बड़ा एक दुर्लभ उनके पास एक तमगा है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जो कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। उसके गठबंधन ने उसको मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया है। तो ये बड़ी त्रासदी उनके साथ है जी। किसी के साथ ना हो ये। लेकिन दूसरी बात देखिए, जो नैतिकता की बात भी है और राजनीतिक सोचता की बात भी है और संवैधानिक और कानून की डिबेट भी है कि क्या कोई मुख्यमंत्री खुलेआम वोट खरीदने का काम कर सकता है।
वो बाइट यहाँ पे अभी आपने सुनवाई है, अगर दोबारा सुनवा पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी अभी सुनवा देते हैं, जी। चलिए एक बार सुनवा देते हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं आप लोग भी सुन लीजिए ध्यान से। कैसे खुलेआम महिलाओं को पैसे तो दिए जा रहे हैं, पैसे देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? अगर सरकार के पास पैसे हैं, खजाना खोलिए, पैसे दीजिए, गरीबी दूर कीजिए जिस भी रूप से। लेकिन दूसरी तरफ आप पैसे देकर कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये कह रहे हैं तो फिर हमारा ध्यान भी खींचा चला आता है कि ध्यान रखिएगा क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ये एक रिश्वत दे रहे हैं, जिसको घुसखोरी कहते हैं, और भ्रष्टाचार तो ऐसे भी चरम पे है। जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। तो हम लोगों ने कह दिया कि हमें फायदा है, कुछ नहीं करना, यही करिए जो पहले से किए हुए हैं उसी में, तो इसीलिए हो रहा। और आप जानते हैं केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है। तो आप सब महिलाओं को भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना महिलाओं को किया, एक एक तरह से काम किया, और लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, इसीलिए हमको तो लगता है कि इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसको भी हो जाना चाहिए सभी को का बढ़िया से। और उसके बाद आप ध्यान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, साफ साफ बोल रहे हैं प्रशांत जी, तो ये होने वाला है, उसको भी ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे, और ये कोई रैली नहीं है, ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक नीति की घोषणा हो रही है। घोषणा नहीं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए, 2,500 करोड़ रुपए आप डाल दिए। ये जेडीयू की रैली नहीं है, ये एनडीए की रैली नहीं है, ये मुख्यमंत्री के तौर पर वो बैठे हुए हैं और सीधे से कह रहे हैं कि चुनाव में ध्यान रखिएगा। तो ये जनता का पैसा चुनाव जीतने के लिए ट्रांसफर करने वाले ये कौन होते हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि चुनाव का मतलब होता है लेवल प्ले फील्ड, समतल जगह, कि विपक्ष के पास भी वही मौके हैं जो मौके सरकार के पास है। क्या ये लेवल प्ले फील्ड है? क्या ये जो मामूली सा एक हेयर स्प्लिटिंग आर्गुमेंट है, महीन आर्गुमेंट, कि साहब अभी जो है वो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, तो 48 घंटे पहले आप जो भी चाहे सो कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान में जब आईपीसी लागू हुई थी, उसके 2 घंटे पहले जो मर्डर हुए थे, तो क्या उनके मुकदमे नहीं दर्ज हुए? ये तो अपराध है जो आप 48 घंटे पहले कर रहे हैं, 2 दिन पहले कर रहे हैं। आज 3 तारीख है, 6 या 7 तारीख को घोषणा हो जाएगी चुनाव की, तो आपको मालूम है। और इस पे बात होनी चाहिए नेशनल लेवल पे कि क्या देखिए, नीतियां बनाना, योजनाएं घोषित करना, पैसे ट्रांसफर करना, योजनाओं में लाभार्थियों को पैसे देना, ये निरंतरता का काम है, ये निरंतर चलने वाला काम है। लेकिन ये योजना चुनाव के समय ही लाई गई, चुनाव के समय आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव में ख्याल रखिएगा। तो इस पे तो बात सुप्रीम कोर्ट को भी करनी चाहिए, चुनाव आयोग को भी करनी चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये नहीं कि उसी दिन से लागू हो रहा है, उसका एक नैतिक जो आधार है वो रहना चाहिए। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई पिनल कोड नहीं है पार्लियामेंट से पास हुआ, ये राजनीतिक पार्टियों का आपस का एक डॉक्यूमेंट है जो परस्पर विश्वास पे बना हुआ है। तो क्या ये विश्वासघात उस डॉक्यूमेंट के साथ नहीं है? और विपक्ष के पास ऐसा कोई मौका नहीं है, विपक्ष कहां से पैसे बांटेगा? ये एक बड़ी जो है विसंगति है हमारे चुनावी सिस्टम में, इसको देखना चाहिए। तमाम बातों के अलावा राजीव जी, ज्ञानेश कुमार की परीक्षा इस बिहार के चुनाव में, और पहला चुनाव वो करवाने जा रहे हैं अपने मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे। अभी तक वो चुनाव के पहले की तैयारियां कर रहे हैं जिसमें कि बीजेपी का रास्ता आसान हो, लेकिन पहला चुनाव बिहार का ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में होगा और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा भी उनको करनी पड़ेगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चुनाव की घोषणा भी करनी पड़ेगी, जो परंपरा है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी डिजास्टर थी, सेल्फ गोल थी, और मुझे नहीं लगता कि इनको इनके आकाओं के द्वारा इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी जाएगी। हम देखते हैं कि 2-3 दिन में मामला साफ आ जाएगा कि चुनाव क्या बिहार के चुनाव की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे या बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करेंगे। ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनसे ज्यादा सवाल SIR से संबंधित होंगे, उनसे ज्यादा सवाल जो 68 लाख 68.5 लाख लोग हटा दिए गए मतदाता सूची से उस पे होंगे, तमाम और बातों पे होंगे। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है। लेकिन ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें अगर वो पास नहीं होंगे तो आगे आने वाले सब चुनावों में बहुत एक नकारात्मक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो एक बनाना रिपब्लिक है। क्योंकि चुनाव आयोग, देखिए, चुनाव आयोग तो नॉर्थ कोरिया में भी है, चुनाव आयोग रूस में भी है, चीन में भी है, वहां भी चुनाव होते हैं। तो क्या वो मॉडल पे ज्ञानेश कुमार जी चुनाव, और राजीव कुमार के पहले उन्हीं की खड़ाओं पे इन्होंने अपना पैर रखा है, तो क्या ज्ञानेश कुमार इस परंपरा की तरफ ले जा रहे हैं भारत को कि ये नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी गिनी जाए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज्ञानेश कुमार के पास एक बड़ी चुनौती है कि ये चुनाव पारदर्शिता के साथ, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ, निष्पक्षता के साथ करवाएं। क्या ऐसा होगा? लेकिन उससे पहले क्या वो ट्रांसपेरेंसी या निष्पक्षता रही है, रख पाए हैं जब SIR करवाया गया चुनाव आयोग के जरिए? SIR में क्या कुछ रहा है? क्योंकि खबरें जो आ रही हैं बहुत ही गड़बड़ खबरें आ रही हैं। कई जगह 900 से ज़्यादा, एक आध जगह ऐसी खबरें आई हैं। अमलेंदु जी आप और बेहतर बताएंगे। एक एक घर में पहले भी मिले और अब तो फाइनल लिस्ट आ गई है। मतदाता कहीं बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ऐसा है, BBC की रिपोर्ट का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा जो परसों हम लोगों ने किया था इसी कार्यक्रम में। BBC की रिपोर्ट क्या बताती है कि महिलाएं दूसरे प्रदेश में चली गईं काम करने के लिए, पुरुष घर में हैं, बच्चे संभाल रहे हैं। क्या बिहार में ऐसा होता है, हो रहा है क्या? पहली बात। दूसरी बात, मृतकों में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है। आखिर कौन सी बीमारी आ गई जिसमें युवा मर गए? ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो शायद 7 और 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो इन सारी बातों का खुलासा होगा। लेकिन 7 करोड़ 24 लाख मतदाता ड्राफ्टेड लिस्ट में थे और इस दावे के साथ कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में, अमलेंदु जी, कि ये तो हैं ही और इसके ऊपर जुड़ेंगे जो भी जुड़ेंगे। लेकिन 3,66,000 फिर कट कैसे गए? चलिए मान लिया 2 लाख लोगों ने, लगभग 2 लाख लोगों ने अपने नाम हटाने की बात कही, फिर भी 1.5 लाख लोग ये कैसे कम हो गए? और जबकि और भी कम हुए हैं। फिर 22 लाख लोग कैसे जुड़ गए? लगभग 22 लाख लोग नए आ गए। ये कौन है? जिसमें 16 लाख के लगभग महिलाएं हैं। तो जिस पारदर्शिता की बात यहां प्रशांत जी कह रहे थे, उस पारदर्शिता पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। अमलेंदु जी अनम्यूट। जी, इस पारदर्शिता पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है, और इस क्वेश्चन मार्क के साथ साथ ये साबित भी हो जाता है कि वास्तव में SIR जो है पूरा का पूरा बड़ा फर्जीवाड़ा है। और राजीव जी, सवाल ये है कि जैसा आपने भी कहा कि भाई 22 लाख ये नए नाम कहाँ से आ गए, और ये 1 सितंबर के बाद आ गए। आपके ड्राफ्ट लिस्ट में तो नहीं थे जो आपने ड्राफ्ट लिस्ट जारी की थी, तो 1 सितंबर के बाद ये कहाँ से आ गए? इन्होंने क्या दस्तावेज दिए, कहाँ इन्होंने फॉर्म दिया, किसको दिया, ये चुनाव आयोग बताए। और फिर राजीव, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसमें अधिकांश नाम जो काटे गए थे वो महिलाओं के काटे गए थे। अब अधिकांश नाम जो पड़े हैं वो महिलाओं के पड़े हैं। फिर एक तरफ जो है महिलाएं जो है वो घर छोड़ के चली गई, पुरुष घर में काम कर रहा है। तो बिहार में तो उल्टी गंगा बह रही है। तो ये तो काम जो है ये चुनाव आयोग ही कर सकता है, ज्ञानेश कुमार जी कर सकते हैं, और ज्ञानेश कुमार जी ने करके दिखा दिया। फिर नारा था कि कोई भी नाम छूटे नहीं। बिहार की राजीव जी वयस्क आबादी 8 करोड़ 18 लाख है। आप वोट बना रहे हैं 7 करोड़ 42 लाख।
तो भाई ये 70 लाख के आसपास जो है ये कहाँ चले गए? जब कोई नाम छूटे नहीं तो कैसे छूट गए 70 लाख? और आप कह रहे हैं कि साहब जो 65 लाख थे उसमें से भी हमने जो ठीक कर लिया। अगर आपने ठीक कर लिया तो पहले तो ये बताइए, तो आप तो 65 लाख आपने नाम काट के दिए थे, आप उसको मानने को तैयार नहीं थे। अगर 22.5 लाख आपने नए नाम जोड़े हो, ये वो नाम है जो 65 लाख में थे, तो ये स्पष्ट करना चाहिए चुनाव आयोग को। दूसरा, जिनके नाम काटे गए हैं उनको आपने क्या आपने दिया नोटिस? किसी को दिया गया क्या नोटिस? और दिया गया तो किस जरिए नोटिस दिया गया? किसने वो नोटिस रिसीव किया? ये भी चुनाव आयोग ने नहीं बताया है। जबकि आपने सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने साफ तौर पर कहा था कि एक भी अगर नाम कटेगा तो बिना नोटिस दिए नाम नहीं कटेगा, उसको नोटिस दिया जाएगा। फिर आपने एकदम से नाम काट दिया और आप कह रहे हैं कि जिनके नाम कट गए हैं वो अगर चाहे तो वो ईआरओ क्या जाकर दावा कर सकते हैं, और ईआरओ भी नहीं माने तो वो अपील कर सकते हैं। भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अभी एसआईआर चल रहा है और इसकी 30 सितंबर को खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, तो जब एसआईआर चल रहा है तो किसी को दावा करने जाने की आवश्यकता क्यों है? अगर एसआईआर चल रहा है तो आपको अभी नाम लेने होंगे, फिर इसका मतलब तो ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। तो राजीव जी, एक तो हर स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट को धमकाया भी जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि तुम्हें जो करना है कर दो, हम तो ऐसे करते ही रहेंगे। अब राजीव जी, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आदेशों का पालन करवा पाता है कि नहीं करवा पाता है। सबसे बड़ी बात ये, चुनाव आयोग जो है वो बिहार का चुनाव लूट लेगा या नहीं लूट लेगा वो एक अलग का मसला है, लेकिन फिलहाल तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत लूटी है राजीव जी, कि धमकी भी दे रहा है, हलफनामा भी दे रहा है कि आप जो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट को डंडा करना पड़ता है कि मानो इसको, तो फिर जारी करता है कि ठीक है हम आदेश दे रहे हैं। ये आदेश देने के बाद ये बताता है कि कितने नए आधार कार्ड के आधार पर कितने नाम आपने नए जोड़े हैं, ये भी कुछ नहीं बताया है। तो राजीव जी, पारदर्शिता का पूरी तरीके से अभाव है, और पारदर्शिता का अभाव नहीं है बल्कि साफ तौर पर अगर कहा जाए तो बड़े तौर पर फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग का सामने आ रहा है। और 7 तारीख तक राजीव जी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बीबीसी की रिपोर्ट्स है वो सामने आ रही हैं, और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट सामने आ रही है, तो और भी तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं। स्थानीय स्तर पर लोग शिकायतें कर रहे हैं कि साहब मैं जिंदा हूँ, मेरी पत्नी जिंदा है, मुझे मार दिया गया, मरे हुए पिताजी जो है वो लिस्ट में आ गए। तो भाई आपने कहा था कि शुद्ध सूची होगी, तो अगर यही शुद्ध सूची है तो आपने ये क्या कैसी शुद्ध सूची बनाई है जो इस तरीके से इतने लोगों के नाम गायब कर दिए गए? तो कुल मिला के राजीव जी, विपक्ष के आरोप ये सही साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लूटने के लिए चुनाव आयोग ने ये एसआईआर कराया है, और ये आरोप अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी नेहा जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, चुनाव आयोग को कैसे देखा जाए? चुनाव आयोग, और अब तो किसी भी चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो साफ साफ लगता है कि पता नहीं धांधली हुई होगी। अभी राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आना बाकी है, और बीबीसी ने अभी पड़ताल की है राजौरा सीट जो महाराष्ट्र की, और उसमें साफ साफ बीबीसी की टीम गई राहुल गांधी की उस रिपोर्ट के आधार पे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पे, और 100% राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सच साबित हुई है। बीबीसी की उस रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है। यानी, और इसके बाद अगर हाइड्रोजन बम लेके आते हैं राहुल गांधी, जिसमें कई अलग अलग राज्यों की कई सीटों का खुलासा करने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, तब तो कुछ और होगा। क्या इसीलिए बीजेपी जो है वो राहुल गांधी के दुष्प्रचार में लग गई है, ताकि राहुल गांधी से लोगों का भरोसा हटे? लेकिन कल और आज में कितना फर्क है? 2 बातें, एक राहुल गांधी और दूसरा चुनाव आयोग, और इन सब के बीच बीजेपी। जी, आप जिस तरीके से एक क्रोनोलॉजी आपके दर्शकों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिहार की जनता के बारे में आपके दर्शकों को भली भांति पता होगा, इनको मूर्ख बनाना आसान नहीं है। बिहार के लोग चाहे वो साक्षरता दर में बहुत पीछे माने जाते हैं, गरीब माने जाते हैं, लेकिन राजनीतिक जागरूकता बिहार के लोगों में काफी देखी जाती है। और यही वजह है कि नीतीश कह रहे हैं कि चुनाव में ख्याल रख लीजिएगा। बड़ी मजबूरी के भाव से वो कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अपील तो कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना होगा। वो एनडीए के साथ रहने की मजबूरी कह लीजिए, जो उनकी राजनीति में एक निरंतर तरीके से जो एक गिरावट देखने को आ रही है। वो एक तो सामाजिक लीडर, वो गिने चुने देश में रह गए हैं, ऐसे नेता जो समाज के
भले के लिए नीतियां लेकर आए थे, उनकी नीतियों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। जब से उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली, उन्होंने घर घर में बिजली आपूर्ति को सुधारा। पहले बिजली आपूर्ति बहुत ही दुर्दशा से घिरी हुई थी। खैर, वर्तमान की बात कर लेते। 20 साल का उनका समय हो गया है शासन का, तो जनता अब उससे आगे बढ़ना चाहती है। जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। रही बात चुनाव आयोग की, जो प्रशांत सर ने कहा कि वो तो नॉर्थ कोरिया में भी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश, जो इतना विशाल लोकतांत्रिक मुल्क है, इसकी अपनी एक पहचान है विश्व में, उसका चुनाव आयुक्त प्रशांत सर, अगर आप साबित हो गए, आपकी भविष्यवाणी सत्य हो गई, तो भारत की लोकतांत्रिक छवि को इससे बड़ा धक्का नहीं लग सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आए नहीं और बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। मुझे लगता है कि उनको आना पड़ेगा, वो इससे बच नहीं सकते। वो बेशक ये कह दें, उनके पास ये शब्द होंगे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो मैं कुछ सवालों को नहीं यहाँ पर उत्तर दूंगा, लेकिन वो सवालों से बच नहीं सकते। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। कायदे से तो जब फाइनल लिस्ट आई थी तभी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए था। हर बार क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे तभी आप लोगों से जुड़ी हुई लिस्ट साझा करेंगे, या फिर जो आपके पास जिस तरीके से आपने काम किया है, ट्रांसपेरेंसी तो दिखनी चाहिए ना, कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा तभी आप ट्रांसपेरेंसी को अपनाएंगे, नहीं तो आप मनमानी करेंगे। आप एक संवैधानिक संस्था पे बैठे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको बाबा अम्बेडकर ने कुछ ऐसे शक्तियां दे दी हैं, और अब तो खैर मोदी सरकार ने कुछ ऐसी शक्तियां दे दी हैं जिसका आप मनमानी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जवाबदेह तो जनता बनाएगी। मुझे लगता है राजीव जी, अमलेंदु जी भी इससे सहमत होंगे, बिहार की जनता ज्ञानेश कुमार को जवाबदेह बनाएगी, और जिस वो इरादे में है कि पूरे भारत में ये SIR लागू करवा देंगे, बिहार की जनता ही जिस तरीके से इसको ठुकराएगी। अगर ये लिस्ट नहीं सुधारा गया, तो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का मतदाता हो, वो हर बूथ पर आएगा। और ये जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, कुछ बाई इलेक्शंस में भी उत्तर प्रदेश से भी आई, मैंने कुछ और जगहों पर जहां पर बीजेपी का राज है, वहां से जो आई कि वहां पर बूथ तक पहुंचने नहीं दिया पुलिस ने। बिहार में सड़कों पर जब आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, तो पुलिस के लाठी डंडों का जोर नहीं चलता है। और ये वीडियोस तरह तरह के जो छात्र प्रदर्शन कह लीजिए, या फिर अलग अलग भर्ती से जुड़ी जो यहाँ पर लड़ाई रहती है, उसकी जो तस्वीरें आती हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि आवाज जो है वो बहुत दमदार है, और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तक पहुंच रही है, वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। और जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी को पहले से ही इसीलिए ट्रोल आदमी जो है जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर रही है कि जब वो हाइड्रोजन बम फोड़े और जो मोदी जी की रही सही साख है वो भी खत्म हो जाए। आप यहाँ पर देखिए ना, जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये जो पाकिस्तान के साथ ब्रैकेट में इंडिया को ला दिया गया है, ऐसी क्या बात है भारत सरकार की कि उसे पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है? वो ये है राजीव जी कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जिन नीतियों पर चलकर अपनी ये दुर्दशा बनाई है, उसी नीतियों पर, उसी को फॉलो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। या आप अलोकतांत्रिक तरीके से, हमने वो तस्वीरें देखी है ना, जो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर है, वहां पर जिस तरीके से जनता को कुचला जा रहा है, जनता के प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश हो रही है। आज मैं विदेश मंत्रालय का एक बयान आया है, इसी पर उनकी एक टिप्पणी है कि पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों की हम निंदा करते हैं। मुझे तस्वीर वो याद आ गई कि लद्दाख में आपने क्या किया। लद्दाख में गृह मंत्रालय की दमनकारी नीतियों की खबर क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नहीं पहुंच रही है? किस तरीके से सोनम वांगचुक को आपने अरेस्ट करके रखा है, किन धाराओं के तहत, क्या NSA लगा दिया, उनकी पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। कायदे से तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दों पर चुप्पी साधे रखता है। इसमें आ जाती है हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की एक वीडियो, जिसमें वो अयोध्या पर जो उनका फैसला था वो विवादित बात कह जाते हैं, बेशक अपने दिल की बात कह जाते हैं। तो किस मायने में भारत की जो सरकार है उसने हमारी लोकतांत्रिक छवि को, हमारे एक विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र की छवि को
सहेज के रखने की कोशिश की है। मजबूत बनाना तो छोड़ दीजिए, जिस स्थिति में थी उसको भी क्या संभाल के रखने की कोशिश की है। यही वजह है कि आज हम पाकिस्तान से हमारी तुलना होने लगी। और सिर्फ ट्रंप की मनमानी को मत दोष दीजिए। और जनता समझने लगी, जनता इतना समझती है कि अगर आप वोट चोर को ही आप दे देते हैं कि चलिए आप ही सब कुछ करिए, तो जनता को पता है ज्ञानेश कुमार अगर अगली बार आएंगे, ज्ञानेश तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और देश में आप जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, प्रशांत जी जैसे, अमलेंदु जैसे, जो ज्ञानेश जी को एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखना चाहते हैं और सवालों की फिर झड़ी लगेगी। और जनता सच सुनना चाहती है। सारे जनता जिनको पैसे दिए जाते हैं कि आप ट्रोल कीजिए, उस आदमी से उनका जो है वो एक कट्टर हिंदुत्व का जो एक वो उन्होंने सपना या फिर जो भी कह दिए हथियार उठाया है, अब बहुत ज्यादा मोह भंग हो चुका है। और मैं अपनी तरफ से जोर देती हूँ, मैंने खुद बहुत ज्यादा कहते हैं आमतौर पर जो कि बीजेपी को बनियों का बहुत साथ मिलता है। बहुत सारे मैं कॉन्वर्सेशन जो स्थानीय ये समुदाय है उससे बात करती, मोह भंग हो चुका है। मोदी जी को संभलना पड़ेगा। सबसे बड़ा सुधार चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सुधार करने की जरूरत है चुनाव आयोग को। और सबसे बड़ी क्राइसिस यहाँ चुनाव आयोग के सामने विश्वसनीयता की है, क्योंकि विश्वास चुनाव आयोग ने खो दिया है। और इन सब के बीच अगर राहुल गांधी कुछ और सैंपल ले आते हैं तो फिर आने वाले चुनावों को किस हिसाब से देखा जाए प्रशांत जी? अभी तक तो चुनाव के रिजल्ट सामने हैं और हम लोग भी कई सारे ढेर सारे ओपिनियन पोल, अब तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल लाने में डर लगने लगा है। हमारी टीम कह रही है ओपिनियन पोल बिहार के लेके आए क्या? मैं मना करता हूं, हाथ जोड़ ले रहा हूं, नहीं रहने दीजिए। आपको याद होगा हमारे विजय जी अभी लगातार कर रहे हैं सर्वे बिहार में, और मैं मना कर रहा हूं कि नहीं, उसको ऑन एयर नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर होता तो वही है जो ज्ञानेश कुमार जी चाहेंगे और मोदी जी चाहेंगे, नीतीश बाबू जो चाहेंगे या अमित शाह जी जो चाहेंगे, यही होगा। इसलिए लेकिन विश्वास हम नहीं खो रहे हैं, विश्वास वो खो रहे हैं। अब ये बात डंके की चोट पर राहुल गांधी साबित कर रहे हैं। और ऐसे में न सिर्फ बिहार का चुनाव, आने वाले जितने चुनाव हैं, 2026 की शुरुआत में 5 राज्यों के चुनाव हैं, असम है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, इन तमाम राज्यों में चुनाव हैं। इसके बाद फिर अगले साल चुनाव हैं 2027 में। आपको याद होगा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन सब में चुनाव हैं। तो चुनाव ही चुनाव, कहां देखा जाए? फिर तो चुनाव में वोट डालने वालों की कमी हो जाएगी, जो वोटर लिस्ट की बोलेंगे वोटर लिस्ट अपने यहां रखो भाई, हमको नहीं जाना वोट डालने, आप जब ऐसे ही सरकार बना ले रहे हो तो बना लो। तब फिर आपकी बात सामने आती है, जिसका जिक्र भी कर रही थी नेहा जी, कि उत्तर कोरिया यानी किम जोंग उन जहां के शासक हैं वहां भी चुनाव आयोग है, शी जिनपिंग जहां के शासक हैं यानी चाइना, वहां भी चुनाव आयोग है, और पिछले 98 से लेकर अभी तक हम रूस में भी चुनाव आयोग देख ही रहे हैं, पुतिन साहब जहां के हैं। फिर क्या हम भी उसी फेहरिस्त में शामिल हो जाएंगे या हो चुके हैं प्रशांत जी? ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, इसकी सिर्फ चुनाव करा देना क्वालिफिकेशन नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव तो इन देशों में भी होते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होते हैं। तो सिर्फ चुनाव कराना ही लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की और तमाम सारी कसौटियां हैं जिसको पूरा करना आवश्यक है, जिसका उल्लंघन हो रहा है, जिसका एक उल्लंघन नीतीश कुमार ने अभी किया। आपके अभी आपने वीडियो दिखाया कि आप सीधे सीधे मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हो, खरीद रहे हो वोट, आप उनसे कह रहे हो। दूसरा कि देखिए, ज्ञानेश कुमार इस बार खुद चुनाव का मुद्दा है बिहार में। इसलिए मैं कह रहा था कि बीजेपी क्या उनके ऊपर दांव लगाएगी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा सेल्फ गोल थी, उसने नुकसान किया बीजेपी का और चुनाव आयोग का भी नुकसान किया। जो इनको मिशन दिया गया उस मिशन में कमी आ गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही माहौल ऐसा बना कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को चिपका दिया, इनके ऊपर स्टैपल कर दिया इनके कुर्ते में,
जी आधार कार्ड। तो ज्ञानेश कुमार जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जैसे कि हुई थी, जहां अपने साथी मुकेश कुमार भी गए थे, मुकेश कुमार सिंह, वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अगर, तो ये बीजेपी का बहुत नुकसान करेगी। इसलिए मुझे संदेह है, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी सुबह दोपहर शाम चुनाव की बात सोचते हैं। तमाम बयान भी जो सेनाओं के आते हैं वो भी इसी परिप्रेक्ष्य में आते हैं। बिहार के चुनाव में कभी कौन कौन लोग बयान देंगे आप देखिएगा, क्या पता ट्रंप से ही बयान दिलवा दे बिहार के लिए। तो बहुत कुछ अभी होना है, लेकिन सवाल ये है कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग भी इस बार तमाम बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में है। वहाँ के अपने स्थानीय मुद्दे जरूर हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गरीबी है, और सबसे बड़ा कि बिहार का भविष्य। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ राजीव जी कि जो बीमारू शब्द है वो बिहार से ही शुरू होता है, उसका पहला राज्य बिहार है जी। और बिहार को इस बीमारू वाले ब्रांड से बाहर निकलना है। और वो बीमारू वाले ब्रांड से जब तक बाहर नहीं निकल पाएगा बिहार, जब तक ये नीतीश कुमार और इस तरीके की जो सरकारें रहेंगी वहां पे, जो गरीब को गरीब बनाए रखेंगी ताकि उनका वोट खरीदा जा सके, आश्रित रखेंगी कि जब चुनाव आएगा तब महिलाओं को हम 10,000 रुपए दे देंगे, महिला लाइन लगा के वोट दे देगी। लेकिन वो कभी भी सशक्तिकरण नहीं करेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे वहां के लोगों को। तो बिहार जो बहुत पिछड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, आप देखिए मतलब कुल 15% लोग बिहार में 10वीं पास है। आप सोचिए जी। उसका जो मॉर्टेलिटी एज है वो सबसे कम है देश में। जो औसत आयु है बिहार की वो बहुत कम है, उत्तर प्रदेश से भी पीछे है, उत्तर प्रदेश की बहुत कम है। जो भारत की समान औसत आयु से 10 साल कम है। अस्पताल नहीं है, शिक्षा की स्थिति है, पेपर लीक हो जाते हैं। बावजूद इसके कि बिहार ने तमाम टैलेंटेड लोग पैदा किए हैं, जो जगह जगह सिविल सर्विसेज में है, एकेडमिया में है, बहुत जगह है बिहार के लोग। लेकिन बिहार पिछड़ा हुआ, बीमारू राज्यों का पहला राज्य। आप भी बिहार से ही आते हैं, आपका भी जन्म स्थान है। तो सवाल यह है कि बिहार कैसे एआई रेवोल्यूशन जुड़ेगा, बिहार कैसे मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, बिहार कैसे वो रोल निभाएगा जो उसको वास्तव में निभाना चाहिए, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में रोल निभाया, जो भारत की राजधानी था, जहाँ पे बौद्ध धर्म ने जन्म लिया, जैनिज्म, बौद्धिज्म सब है, सब वहीं पे है। तो वो बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि बिहार को अब राजनीतिक फैसला करना है कि 21st सेंचुरी का बिहार यहां से कैसे जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन खुद बिहार में मुद्दा होंगे और चुनाव का बड़ा मुद्दा ये होगा। बिहार की जनता ने अगर इस बार लोकतंत्र की लड़ाई बिहार अगर हार जाता है तो इस देश के लिए बड़ा मुश्किल होगा। फिर नॉर्थ कोरिया बहुत दूर नहीं होगा। फिर तो ज्ञानेश कुमार बीजेपी को केरल, तमिलनाडु में भी चुनाव जितवाएंगे, तो कश्मीर में भी सरकार बना देंगे, कहीं भी सरकार बना देंगे। तो फिर तो उनके लिए रास्ता खुल जाएगा कि SIR करो, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ लोगों को बाहर कर दो मतदाता सूची से और चुनाव जितवा दो। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं बता दूं कि खुद चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि 16,93,000 लोगों ने फॉर्म 6 जमा किया, 21,53,000 लोग जोड़े गए। तो ये 4,60,000 लोग कहां से आ गए?
ये बगैर फॉर्म 6 के कैसे कोई मतदाता बन जाता है? एक तो होता है जिसका पहले से नाम हो, मैंने फॉर्म 6 कभी नहीं भरा, मेरा क्योंकि नाम है, पहले से नाम है, चलता चला आ रहा है। लेकिन जिसको वो नाम जोड़ना है, जो 18 साल का अभी हो रहा है, तो या तो बीएलओ उसके घर जाके करेगा या वो खुद करेगा, दोनों स्थिति में फॉर्म 6 भरा जाएगा। तो ये जो 16,93,000 लोगों ने फॉर्म 6 भरा, ये चुनाव आयोग कह रहा है, ये ज्ञानेश कुमार जी बता रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार जी ये भी बता रहे हैं कि इसलिए 21,53,000 लोग नए जुड़ गए। तो इस तरीके के तमाम घपले, ऐसे ऐसे बूथ है, आप ही कल ही बता रहे थे, हमने भी पढ़ा इस स्टडी को, ऐसे ऐसे बूथ है जहां पे 100% नाम उनके कटे जो लोग मर गए, और अधिकांश युवा 80%। ऐसी कौन सी महामारी आ रही है बिहार में कि वहां पे इतने युवा मरे जा रहे हैं, लाखों की तादाद, हर बूथ में 80%। एक बिल्कुल जो डेमोग्राफिक रियलिटी है, जो जनसंख्या का एक सच्चाई है, उससे बिल्कुल इतर, यानी ज्यादातर प्रवासी जो है बिहार में वो महिलाएं हैं। ये भी बड़ा अजीब बात है, ऐसा कहीं होता है? मतलब अभी भारत में हो, अच्छा है, भविष्य में ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो नहीं है ऐसा। तो ये तमाम सारी विसंगतियां हैं जो ज्ञानेश कुमार जी ने बहुत जल्दबाजी में जिस बात को किया कि जब इंटेंसिव रिवीजन 2002-2003 में हुआ था, तब उसको 2 साल लगे थे। अभी आपने 1 महीने में कर दिया, तो ऐसे ही होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि क्या बिहार का चुनाव इस एसआईआर के उससे होगा, या जो 2025 जनवरी में जो वोटर लिस्ट आई, जो मुकम्मल है, इसमें थोड़े बहुत रद्दोबदल के बाद वो बन सकती है ठीक ठाक। जिसमें चुनाव होगा तो लोकतांत्रिक चुनाव होगा, उसमें से 80 लाख 70 लाख लोग आप बाहर कर दोगे प्रक्रिया के, चुनाव की प्रक्रिया के, तो ये कैसा लोकतंत्र होगा जी? तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता इसको देखेगी कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या ना हो। और ज्ञानेश कुमार जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी का नुकसान करेंगे। आप पहले से कह रहे हैं कि मत कीजिए। मजबूरी है, करेंगे, मजबूरी है, करेंगे, क्योंकि घोषणा करनी है चुनाव की, करेंगे। देखते हैं। लेकिन जी, दिल्ली आके करेंगे, चुनाव की घोषणा दिल्ली में ही करते रहे हैं, होती रही है, तो इसलिए दिल्ली आकर करेंगे। लेकिन 2 दिनों की ये यात्रा, और सबसे बड़ी बात, अमलेंदु जी कितने प्रेशर में हैं ज्ञानेश बाबू, या हैं भी नहीं? नहीं राजीव, प्रेशर में तो बहुत ज्यादा हो। देखिए, प्रेशर दोनों तरफ का है। प्रेशर जो है वो मोदी जी और शाह जी का भी है, और प्रेशर विपक्ष का भी है और जनता का भी है। मोदी जी और शाह जी का प्रेशर ये है कि यहाँ एक अंडरलाइन कर दूं या 2 पार्ट कर देता हूं। राहुल गांधी की 7 तारीख को, 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एटम बम कह के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। 17 तारीख को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्ञानेश बाबू ने। अब बिहार जा रहे हैं, बाबू कह रहा हूं, हालांकि अमित शाह की भाषा में कहूं तो ज्ञानेश बाबा कह सकते हैं, राहुल बाबा कहते हैं, तो जो भी कहिए, बाबू कहिए बिहार के लिए, या बाबा कहिए अमित शाह की तरफ से, जो भी कहिए। अब कहना पड़ता है क्योंकि वो भी आधे राजनीतिक तो हो ही गए हैं, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसे ही लगता था, तो इसलिए इन दोनों शब्दों को उधार लेते हुए जो आप कहना चाहें, तो ज्ञानेश बाबू कह देता हूं। ज्ञानेश बाबू जब 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और अब मैं, क्योंकि उस समय उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया था राहुल गांधी को, हलफनामा पर साइन करो या देश से माफी मांगो। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, तो क्या कर लिए ज्ञानेश बाबू? कोई क्यों ज्ञानेश बाबू की बात सुने? और जब हलफनामा पे साइन करो या माफी मांगो की जगह एक छोटी सी फुलझड़ी ही सही लेके चले आए 2 अलग अलग जगहों के, आपने देख लिया। और अब कई अलग अलग राज्यों की कई सीटों को लेकर आने वाले हैं।
इसलिए भी यहाँ पर ये ज़रूरी है। ज़रा इस पे आप बताइए। और हमारे साथ सुनील शुक्ला जी, भले देर से ही सही, देर आयद दुरुस्त आयद। सुनील जी, आपका स्वागत है जी। राजीव जी, एक तो देखिए, ज्ञानेश कुमार जी ने बहुत हाथ पटक पटक कर कहा था कि या तो माफीनामा या तो हलफनामा देना होगा, वरना देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये शब्द थे ज्ञानेश कुमार जी के। लेकिन राहुल गांधी ने जब आनंद सीट का राजीव जी पेश किया, छोटा सा फुलझड़ी, और फुलझड़ी में राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों का संरक्षण कर रहे हैं, या तो बताएं, इसको स्वीकार करें, और वरना फिर जो है देश से माफी मांगे, देश समझ लेगा कि आपने इसको देने। ज्ञानेश कुमार जी ने राजीव जी बिना देर लगाए तुरंत माफीनामा मांग लिया, यानी ये कहकर कि भाई ये एफआईआर तो हमने ही दर्ज कराई थी और हमने सारे दस्तावेज चुनाव आयोग को दे दिए। और 2 बार राजीव जी चुनाव आयोग की तरफ से ये बात आई, 2 बार स्पष्टीकरण जारी किया गया कि हमने सारे दस्तावेज दे दिए। लेकिन राजीव जी, अभी जो दूसरा जो राहुल गांधी ने जिक्र किया था राजुरा सीट का, महाराष्ट्र की, उस राजुरा सीट को लेकर बीबीसी की एक लंबी रिपोर्ट आई है, और बीबीसी ने ऑन द स्पॉट जाकर वो सारे राहुल गांधी के आरोपों को सच पाया है, और ये पाया है कि चुनाव आयोग आनंद सीट के ही सिर्फ दस्तावेज नहीं दे रहा है, बल्कि राजुरा सीट पर भी जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें भी दस्तावेज नहीं दे रहा है। तो यानी चोरों को संरक्षण दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। ये बात बीबीसी की उस रिपोर्ट से भी आती है कि राजुरा में भी वोट चोरों को संरक्षण दिया जा रहा है। और राजीव जी, बिहार में तो वोट चोरी खुद ज्ञानेश कुमार जी करवा रहे हैं। अगर 70 लाख लोग जो है वो इससे बाहर हो जा रहे हैं, तो 70 लाख लोगों की वोट चोरी है सीधी। तो ये वोट चोरी 70 लाख लोगों की है, ये तो ज्ञानेश कुमार जी ने की हुई है, किसी और की तो की हुई नहीं है, चूंकि ऐसा या तो ज्ञानेश कुमार जी ने कराया है। लेकिन राजीव जी, अब मुझको लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं लगता ये करेंगे, और करेंगे भी तो खुद खामोश बैठेंगे और एक लाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बता देंगे कि कहाँ कहाँ जो है चुनाव आयोग जो है वो चुनाव करा रहा है, किन तिथि को करा रहा है। इसके अलावा कोई सवाल जो है वो इस बार नहीं लेंगे। और राजीव जी, अगर सवाल लेते हैं तो इस बार मेज कतई नहीं तोड़ेंगे, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि अगर मेज तोड़ेंगे तो उनसे सवाल बहुत ज्यादा पूछ लिए जाएंगे। दूसरा राजीव जी, चुनाव आयोग जब भी राज्यों के दौरे पर जाता है तो उन राज्यों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अब देखना यह कि ज्ञानेश कुमार जी क्या बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे, और बिहार में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो वहां सवाल अगर पूछे जाएंगे कि 70 लाख लोग यहाँ कहाँ से काट दिए गए, तो उसका जवाब ज्ञानेश कुमार जी के पास क्या होगा, यह राजनीतिक सवाल है। लेकिन एक तो साफ तौर पर समझा सकता है कि दबाव बहुत ज्यादा है, और दबाव सरकार का भी है और दबाव राहुल गांधी और विपक्ष का भी है, क्योंकि ये अब ज्ञानेश कुमार जी को साबित करना है कि वो वोट चोरी ना कर रहे हैं, ना वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, और वोट चोरी करनी भी है, क्योंकि बीजेपी को जिताना है तो इसलिए वोट चोरी तो करनी पड़ेगी, बिना उसके तो बीजेपी जीतती नहीं। तो इसलिए वोट चोरी करनी भी है, लेकिन साबित भी ये करना है कि हम वोट चोरी नहीं कर रहे हैं और वोट चोरों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो अब ये ज्ञानेश कुमार जी इस कला में कितने माहिर हैं ये मालूम पड़ेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी राजीव जी उनकी, तब मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दबाव बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है राजीव जी की सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा, राजीव जी आपको याद होगा कि जिस समय कोरोना काल था और 1 साल में सरकार का आंकड़ा ये था कि देश भर में 5 लाख मौतें हुई है कोरोना से, हालांकि WHO 4 लाख, जबकि 4 लाख, जबकि WHO का कहना था कि 50 लाख के आसपास हुई है। हम सरकार की बात ही सही मान लेते हैं कि साल भर में 4 लाख भी मौतें हुई थी कोरोना से। लेकिन राजीव जी, जब 4 लाख मौतें हुई थी साल भर में, तो दिल्ली के शमशान घाट सब भरे हुए थे, लाशें गंगा में तैर रही थी, और सड़कों पर जो थे वो किए जा रहे थे शव दहन। तो अगर बिहार में इन 6 महीनों में राजीव जी अगर 42 लाख लोग मर गए हैं, तो ये कहाँ मरे हैं ज्ञानेश कुमार जी, इतना तो बता दीजिए देश को। आप 70 लाख वोटों का चोरी आपने किया, इसको कोई हिसाब किताब मत दीजिए, मगर ये बता दीजिए कि ये 22 लाख लोगों का कहाँ दाह संस्कार हुआ या कहाँ गाड़े गए, ये तो बता दीजिए ज्ञानेश कुमार जी कम से कम। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, कितने प्रेशर में है, वही सवाल, कितने प्रेशर में है यहाँ ज्ञानेश कुमार जी, या बिल्कुल राजनेता हो गए? धन्यवाद राजीव जी, एक तो विलंब से आने के लिए क्षमा चाहता हूं मैं, और एक ऐसी जगह में फंस गया था कि कोशिश करके भी नहीं पहुंच पा रहा था। आज लगातार पानी बरस रहा और अजीब स्थिति हो गई थी। खैर, निर्वाचन आयोग आजादी से काम कर रहा है, पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, जो संवैधानिक मैंडेट उसके पास है उसके अनुकूल काम कर रहा है।
देश के नागरिकों के हित में काम कर रहा, ऐसा तो लोगों को लग नहीं रहा। लोगों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी, विभिन्न संगठनों के लोग, एक आम आदमी निर्वाचन आयोग को लेकर के तमाम तरह के संशय अपना संशय प्रदर्शित कर चुके हैं। तो दबाव में अभी, या अगर स्वाभाविक रूप से कोई संस्था काम करती तो कम से कम जो स्थितियां इस समय निर्वाचन आयोग की दिख रही हैं वो नहीं होती। निर्वाचन आयोग ही नहीं, किसी भी संवैधानिक संस्था की से अपेक्षा की जाती है कि वह आम नागरिकों के हित में काम करे, आम नागरिकों को सुविधा देते हुए उनके लिए ऐसी कार्यशैली अपनावे, किसी कार्य प्रणाली अपनावे जिससे आम व्यक्ति अपने आप को सुविधाजनक महसूस कर सके। निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर रहा। बिहार के चुनाव में साफ साफ नजर आया SIR की पूरी प्रक्रिया, जो लोगों के पास अभिलेख थे वो नहीं मांगे जा रहे थे, ऐसे अभिलेख मांगे जा रहे थे जो लोगों के पास नहीं है। तो एक बड़ा सवाल था इसके, और यह जो निर्वाचन आयोग का यह निर्णय था, इस निर्णय के पहले भी जो निर्वाचन आयोग की गतिविधियां रही हैं उसको लेकर के लोगों के मन में एक संशय बनता चला गया कि निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल के हितों की अनदेखी नहीं कर पा रहा है। वो आम आदमी की हितों के अनुकूल नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ दल के अनुकूल है। उसमें सबसे पहला लोगों के ध्यान में बात जो आती है वह है चुनावों की घोषणा। अगर आप चुनाव की घोषणा अब तब की जा रही थी जब सत्तारूढ़ दल अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रम उन संबंधित राज्यों में पूरा कर ले जहां चुनाव होने, दो राज्यों के ही चुनाव की घोषणा हो, मतलब हिमाचल और हरियाणा का ही अगर चुनाव होना हो तो उसके साथ नहीं घोषणा कर सकते, अलग अलग तिथियों पर से घोषणा कर रहे थे। उसको लेकर लोगों के मन में संदेह हुआ। चुनाव कोई अवधि कम करने की जो कोशिश की अपेक्षा की जा रही थी निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग उसको पूरा करता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। निर्वाचन आयोग ने जो कार्यशैली अपनाई उससे निश्चित रूप से उन राजनीतिक दलों को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ा जिनके पास संसाधन बहुत अधिक थे। लंबा आपने खींच दिया। एक तरफ आप दावा करते रहे, भारत सरकार दावा करती रही, संबंधित राज्यों की सरकार दावा करती रही कि उनके यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, वहां पे आप लंबे लंबे समय तक चुनाव करा रहे हैं, कई चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। इसी तरह से सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खिलाफ जो विपक्ष के आरोप थे उनको लेकर के भी निर्वाचन आयोग का जो रवैया था वह संशय से परे नहीं था, वो संदेह से परे नहीं था। सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के खिलाफ लगने वाले आरोपों के प्रति निर्वाचन आयोग ने वह गंभीरता नहीं दिखाई जो उसे अपेक्षा की जा रही थी। जो चुनाव मतगणना की प्रक्रिया थी उसमें उसको भी लेकर के संदेह हुआ, और जो मान्य परंपराएं थी, स्थापित परंपराएं थी, जो टाइम टेस्टेड परंपराएं थी, उनका भी उल्लंघन किया गया। जैसे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती, मैं 50 बार मतगणना केंद्रों पर गया हूं विभिन्न चुनावों के मौके पर, लेकिन वहां पे इस परंपरा ही होती रही है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाए, कि उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत होगी। यहाँ ये बोला कि पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में होगी। वहां इसलिए लोगों के मन में संदेह हुआ कि पोस्टल बैलेट की गिनती में जो निर्वाचन अधिकारी है, जो निर्वाचन आयोग है, उसके हस्तक्षेप का दायरा बढ़ जाता है। वह कम मार्जिन वाले चुनाव क्षेत्रों में उसकी भूमिका बढ़ जाती है, लेकिन निर्वाचन आयोग उसको भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अभी जो उसने निर्णय लिया वह अभी पारदर्शी निर्णय नहीं है। उसने निर्णय ये लिया कि जब तक मतगणना पोस्टल बैलेट की पूरी नहीं हो जाएगी तब तक अंतिम चक्र की मतगणना नहीं होगी। क्या मतलब है इसका? अंतिम चक्र की मतगणना क्या होती है? आपको तो ये करना चाहिए ना कि जब पोस्टल बैलेट की मतगणना पूरी हो जाएगी तब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती शुरू करेंगे। यह कैसे तय होगा कि पोस्टल बैलेट में कितने मत गिनने हैं और अंतिम चरण की मतगणना में कितने वोट बाकी हैं? तो वह भी एक तरह का आइवाश हुआ। तो अगर आप पिछले एक दशक से आप देखिए कि तो निर्वाचन आयोग की कार्यशैली थी, उस निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को लेकर के लोगों के मन में संदेह पनपते जा रहे थे, मजबूत होते जा रहे थे। वही स्थिति आगे बिहार के चुनाव में SIR को लेकर के जो आरोप लगे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, उससे सीधे सीधे उन आरोपों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। उन्होंने सीधे कहा कि कर्नाटक के जिन विधानसभा क्षेत्रों में मत प्रतिशत बढ़ाए गए, घटाए गए,
महाराष्ट्र के चुनाव में जहां मत प्रतिशत कम किए गए, मतदाताओं की संख्या कम की गई और उसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। वह स्थिति आप बिहार में लेकर के आए। बिहार में SIR के नाम पर एक आपने ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिससे आम आदमी प्रभावित हुआ और परिणाम 60 लाख, मेरी स्मृतियों में नहीं है कि कभी भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण में नाम काटने को प्राथमिकता दी गई। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में हमेशा इस बात का नारा रहा कि मतदाताओं के नाम ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जोड़े जाए। और आप ये भी याद रखिए कि अभी इस SIR के प्रकरण को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो आदेश में अपने कहा कि नामों को काटने पर नहीं, अधिकाधिक नामों के जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अपेक्षा निर्वाचन आयोग से सर्वोच्च न्यायालय ने भी किया। अब इस राज्य में आते आते आपने 65 लाख, 62 लाख, 69 लाख कई फिगर्स आए, किसी चरण में कुछ, किसी चरण में कुछ, और जब आपने फाइनल लिस्ट दी पता चला कि 69 लाख लोगों का नाम कट गया। लगभग 6% लोगों का नाम कटेगा। अगर 8 करोड़ हम लोग मान के चले जो 2024 के मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम थे, ये सामान्य संख्या तो नहीं है। और आपने SIR करवाया क्यों? आप ये कह रहे थे कि किसी भी दशा में गैर भारतीय नागरिक को मताधिकार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो SIR के इस अंतिम सोपान पर निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें गैर भारतीय नागरिक कितने पाए गए जिनका नाम मतदाता सूची में था। निर्वाचन आयोग ने इस पे मौन साध रखा है। अभी तक जो कारण बता रहा है कि ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं जिनका देहांत हो गया है, ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं जो अस्थायी रूप से माइग्रेट कर गए हैं, ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं जिनका नाम कई स्थानों पर है। आप अब इसके बारे में भी जिन लोगों का नाम आप काटा है आपने 69 लाख लोगों को, उनके नाम आप प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। और प्रत्येक जिनके नाम कटे हैं उन नामों के साथ ये नहीं बता रहे हैं कि अगर एक का नाम कटा है तो किस कैटेगरी का व्यक्ति है। हम लोग इसी कार्यक्रम में चर्चा किए थे कि एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र हिंदू ने एक खबर छापी थी कि एक ही मतदान केंद्र पर अगर लोगों के नाम कटे या तो उनको मृत घोषित कर दिया गया पूरे के पूरे, दूसरे मतदान केंद्र पर आपने कब नाम काटे तो पूरे के पूरे वो माइग्रेट कर दिए गए। और एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य वो घोषित किया गया कि केवल महिलाओं के नाम कटे और सब के सब महिलाएं माइग्रेट कर गई। ये कैसे संभव है? ये भारतीय समाज में कैसे संभव है? व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? तो एक पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए था निर्वाचन आयोग को, वह पारदर्शी तरीका निर्वाचन आयोग लेता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। निश्चित रूप से इस पृष्ठभूमि में यह संदेह होता है कि निर्वाचन आयोग दबाव में है। किसके दबाव में है? स्वाभाविक रूप से उन लोगों के दबाव में जिनसे इस प्रक्रिया के तहत लाभ मिलता हुआ जिनको दिखाई पड़ रहा है या जो लाभ पा रहे हैं, जिनके खिलाफ विपक्षी दल वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, वो राजनीतिक दल भी इन विषयों पर, इन मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग जनता के हित में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अनुसार काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वह निर्वाचन की प्रक्रिया को, चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से संशय से परे रखे, संदेह से परे रखे। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन को लेकर के किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। जनादेश को लेकर के लोगों के मन में उपज रहे संदेह वह गठित होने वाली सरकारों के औचित्य पर भी सवाल खड़े करते हैं, उनके वैधानिकता पर भी सवाल खड़े करते हैं। और यह निश्चित रूप से यह निर्वाचन आयोग के स्तर से उम्मीद की जाती है कि वह निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरी तरह से संशय से परे रखे। और अगर वो संशय से परे रखने में विफल है या उसको संशय दूर करता हुआ दिख नहीं रहा है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर संदेह पैदा होता है कि कोई ना कोई दबाव है। आप कैसे कर सकते हैं? विपक्ष के नेता के लिए कहा जाएगा कि आप शपथ पूर्वक बयान कीजिए। विपक्ष का नेता कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, जनप्रतिनिधि है वो। और संसद में मौजूद, लोकसभा में मौजूद जो राजनीतिक दल है विपक्ष के, उनका वो नेता है, सभी राजनीतिक दलों का नेता है वो। उन आम जनता का प्रतिनिधि है जिन्होंने सत्तारूढ़ दल को मतदान नहीं किया है। और आप ये कहा जाएगा कि आप शपथ पूर्वक बयान कीजिए। क्यों बयान कीजिए? अगर किसी ने चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के संदेह व्यक्त किया तो उस संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं बनती है? इस जिम्मेदारी का निर्वाह करता हुआ निर्वाचन आयोग दिखाई पड़ा।
मेरी स्मृतियों में नहीं है, मतलब आपको को भी नहीं याद होगा कि कोई निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रिवीजन के पहले घोषणा कर दे कि 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। कौन सा आपके पास बैरोमीटर है, कौन सी आपके पास सांख्यिकी है, कौन से आपके पास ऐसे आंकड़े हैं जिसके आधार पे कह देंगे कि साहब इतने करोड़ इतने लाख लोगों के नाम काट दिए जाएंगे? क्यों काट दिए जाएंगे? और अगर वो काटे जाएंगे तो उसका आपके पास आधार क्या है? इस घोषणा के पहले कौन सा आपके पास आधार है? प्रक्रिया शुरू हुई, बात समझ में आती है कि जो लोग मतदाता नहीं है, जो दिवंगत हो चुके हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया हो, लेकिन आप प्रक्रिया शुरू होने के पहले लक्ष्य से निर्धारित किए हो, तो जो कार्यशैली थी और जो बातें कही जा रही थी उससे निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता को लेकर के लोगों के मन में संदेह पैदा हुए और उन संदेहों को निर्वाचन आयोग दूर करने में विफल रहा। अगर वो दूर करने में विफल रहा है, जो आम धारणा है, तो निश्चित रूप से दबाव में काम करने वाली संस्कृति का परिचय है। किनके दबाव में है? स्वाभाविक रूप से जिनको राजनीतिक लाभ मिल रहा है, जो लोग निर्वाचन आयोग के साथ खड़े हैं, जो उन मतदाताओं के खिलाफ खड़े हैं जिनके मताधिकार छीने जा रहे हैं जी, उन नागरिकों के साथ नहीं खड़े हैं जिनको राहत मिलनी चाहिए थी या राहत दिलाने के लिए एक राजनीतिक पहल करनी चाहिए थी, जो राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जा रही थी, वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए नहीं देखे गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो अब बिहार में जाकर 2 दिन बिहार रहने वाले हैं, राजनीतिक दलों से मिलने वाले हैं, चुनाव की तैयारियां देखने वाले हैं, और क्या 6 तारीख को यानी 4 और 5 के बाद 6 तारीख को जब यहाँ दिल्ली में होंगे ज्ञानेश कुमार, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के चुनाव की घोषणा कर रहे होंगे? क्योंकि 7 तारीख से 7 और 8 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है SIR की संवैधानिकता पे, और इधर राहुल गांधी अब पेरू पहुंच चुके हैं, चिली जाना है और फिर ब्राज़ील भी जाना है। 4 देशों की यात्रा में से कोलंबिया ऑलरेडी वो गए और यहाँ पर खूब प्रचार कर रही है राहुल गांधी का बीजेपी। चलिए आगे और कितना प्रचार होता है राहुल गांधी का ये भी देखेंगे, और क्या कुछ प्रचार करने जाते हैं और करके आते हैं ज्ञानेश कुमार ये भी देखेंगे। और इन सब के बीच देश का लोकतंत्र मजबूत करने में, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में ज्ञानेश कुमार का कितना योगदान रहता है ये भी देखा जाएगा, या डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने में ज्ञानेश कुमार योगदान देंगे ये भी देखा जाएगा। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। सुनील शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अमलेंदु जी, और साथ में जुड़ी थी नेहा शुक्ला जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।